This is the start of our lecture of lecture number 7. This was what we had studied in our previous lecture, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे और टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे वन टू वन और मेनी टू वन को कैसे सिग्निफाई करते हैं वो देखा था हम लोगों ने। और कैलकुलस के अंदर हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलस के अंदर देखा था कि अगर किसी कर्व में टर्निंग पॉइंट नहीं है तो वन टू वन है, और अगर गलती से भी टर्निंग पॉइंट आ गया तो वो मेनी टू वन होगा। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट पे dy by dx जीरो होता है। वैसे ये आधा सच है, टर्निंग पॉइंट पे dy by dx जीरो होता है, ये आधा सच है। पर फॉर द टाइम में आप लोग ये चीज लिख लीजिएगा, जिस पॉइंट पे dy by dx जीरो होता है उस पॉइंट पे टर्निंग होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जिस पॉइंट पे टर्निंग हो रहा है, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। मान लीजिए जिस पॉइंट पे टर्निंग हो रही है, लेट मी डिस्कस अबाउट वन मोर कर्व। अब आपकी कर्व की नॉलेज इंपॉर्टेंट है और मैं जिनका नाम लूंगा वही लोग बताएंगे अब चैट सेक्शन में विच इज द कर्व दैट आई हैव ड्रॉन, इसलिए ध्यान से समझ के करना। क्लियर है? चलिए, तो आई एम ड्रॉइंग अ कर्व, तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कर्व दैट आई एम अबाउट टू ड्रॉ। वो कर्व किसका बन रहा है वो आपको मुझे सोच के बताना है और मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, इसलिए एवरीबडी शुड बी रेडी अबाउट इट। ठीक है? सो द कर्व इज समथिंग लाइक दिस। ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ कर्व दैट इज देयर। ठीक है? सो ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन का कर्व है। अब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन में किसका कर्व है? ये पॉलिनॉमियल में किसका कर्व है? ये पॉलिनॉमियल में किसका कर्व है? रोहित बता सकते हो चैट सेक्शन में, ये पॉलिनॉमियल किसका कर्व है? भूमिका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नहीं है ना बेटा? अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होता, क्वालिटी फंक्शन का है, बहुत बढ़िया बेटा, ये क्वालिटी फंक्शन का है और वो भी अपसाइड ओपनिंग है, तो ये अपसाइड ओपनिंग है। तो मैं इसका कर्व को एक, ये अपसाइड ओपनिंग कर्व है तो ये क्वालिटिक तो है, पर भूमिका ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर से पास नहीं करता है ना। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। चलिए, तो मान लेते हैं इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये पॉइंट डी है। जल्दी बताएं, ए बी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, डी क्या है? डी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। सबको पता है कैसे निकलता है? प्लीज गो अहेड एंड टेल मी, ए बी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? मैं जिसका नाम लिखूंगा अपने पास सॉल्व करके रखना, जिसका नाम लूंगा उससे पूछूंगा, उसको चैट सेक्शन में लिखना होगा। तो में से जितने लोग ऑडियो यूज करना चाहते हैं वो मुझे बता दें एक बार, जस्ट बाय टेलिंग मी ऑन द चैट, सो दैट ऑडियो के लिए मैं उन लोगों से पूछ सकता हूँ। और बिंदास होके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ो। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का मैंने कर्व बनाया है। अब मैंने आपको ए बी और डी पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, एंड आई वांट यू टू टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स ए बी एंड डी। और नहीं बता पाओ एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, बिंदास होके एकदम जवाब देना। मैं आपका नाम पूछूंगा भी और आप ना बता पाओ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बार बार कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। विधि आप क्या बता रहे हो? माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए होता है। नहीं विधि, इस चीज़ को आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? चलिए, सो आदित्य, आदित्य राज बेटा, जिसको बोलूंगा वही। आदित्य राज आप मुझे बताएं, ऐसे तो आकाश ने बता दिया चैट सेक्शन में। आदित्य राज मुझे बता सकते हैं व्हाट इज दी वर्टेक्स डी? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स जो हमारा यहाँ पर वर्टेक्स है, आदित्य बोलता है फाइव बाई टू, फाइव बाई टू कॉमा क्या? सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, एंड आई वांट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड, एकदम अटेंटिव रहना। माइनस वन बाई फोर, वेरी गुड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस कर्व के बारे में, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन इसके बारे में मालूम है, ये अपसाइड ओपनिंग पैराबोला है।
इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये तो बचपन से करते आए हो, ये x-2 इंटू x-3 हो जाएगा। इनफैक्ट इसको आप विजुलाइज कर सकते हो y इज इक्वल टू x-2 इंटू x-3। और अगर आपसे कोई बोले कि एक कर्व x एक्सिस को कहाँ कट करता है, तो ये जहाँ पे भी x एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो। y को जीरो डालोगे तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा। हर चीज़ को ध्यान सुनना जो मैं बोलता हूँ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। और आप जानती हो कि 2 छोटा होता है तो a के कोऑर्डिनेट्स 2,0 होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स 3,0 होंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो y एक्सिस कट होता है, वैसे तो पूछा नहीं मैंने यहाँ पर y एक्सिस पे x जीरो होगा। तो अगर आप x को जीरो डालते हो, x को जीरो डालते हो तो y की वैल्यू, इनफैक्ट यहाँ डाल दो x को जीरो ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये y एक्सिस को कट कर रहा है 0,6 पे। जनरली ये कोई पूछता नहीं है, पर तभी भी y एक्सिस को इतना सौतेला व्यवहार देने का कोई फायदा नहीं है, तो मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको मालूम है कि जो हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वो होता है -b/2a। जिनको नहीं पता, जिन्होंने इनफैक्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको कर लिया करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/2 -1/4, यही आया होगा सबका, है ना। मतलब ये जो d है ये है 5/2 -1/4। इनफैक्ट आपको मालूम होना चाहिए 2 और 3 के बीच में आता है 5/2, 2.5 होता है। चलिए, आज के लेक्चर में हमें जो करना है उसके लिए एक और चीज़, ये तो इसका कर्व हो गया। आज के लेक्चर में हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछ रहा हूँ। मुझे सोच के बताइए कि इस कर्व का, अभी इसके ग्राफ को देख के मुझे बताइएगा कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। प्लीज़, जिनको मैं बोलूँगा वही जवाब देंगे चैट सेक्शन में, जिनको मैं बोलूँगा उन्हीं को बताएंगे चैट सेक्शन में। बाकी लोग अपने आंसर्स को अपने आप अंदर रोक के रखिएगा, जब मैं बोलूँगा तब आप ओपन फॉर ऑल कर दीजिएगा, ठीक है ना। डोमेन और रेंज मुझे बताना है चैट सेक्शन में बाय लुकिंग एट द कर्व, है ना। भव्य और ध्रुव, आप डोमेन और रेंज के बारे में कमेंट करें चैट सेक्शन में। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। हाँ, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ध्रुव एंड भव्य ने एक साथ बोला था डोमेन जो है इसका x बिलोंग्स टू r है। वेरी गुड बेटा, इसका x बिलोंग्स टू r है ना। और आकाश, थोड़ा रुक जा भाई, बाकियों को देने दे आंसर जिनका मैं बोला, तेरे को भी पूछूंगा मैं तुमसे। और जो y है दैट बिलोंग्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, y की वैल्यू ध्यान देखना। ये जो d है, d जो है इस कर्व का सबसे निचला पॉइंट है। तो अगर मैं इसके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर अ बिट। सो जो इसका x है वो x एक्सिस में तो पूरी जगह फैला हुआ है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक फैला हुआ है x एक्सिस में। पर अगर मैं y एक्सिस में देखूं तो y एक्सिस में जो सबसे निचला पॉइंट है वो है -1/4। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा फ्रॉम -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। बहुत परफेक्टली बताया सब लोगों ने, मूसा ने भी दे दिया आंसर, क्या बात है, मूसा ने भी दे दिया आंसर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। सो अब मैं किसी कारण से मैंने आपसे डोमेन और रेंज दोनों पूछे, पर नंदलेस आपको मालूम है कि ये जो कर्व है वो मैनी टू वन होगा। वाई दिस वुड कर्व वुड बी मैनी टू वन। सीबीएसई मेथड तो आपको लोगों को पता ही है, पर अगर मैं इसको ग्राफिकली एनालाइज करूं तो मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं। ये मैं एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं जो इसको दो बार काट रही है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, HLC लगा दिया मैंने यहाँ पर नंदलेस जो एक्स एक्सिस है वो भी इनफैक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बनाने में पॉसिबल हूँ, if I am possible to draw a horizontal line that cuts the curve more than once, then it is a many to one function। इसका मतलब ये जो फंक्शन मुझे दे रखा है वो कैसा है, many to one। और आपने डोमेन बता दिया, इसका रेंज भी बता दिया। अब बात उठती है कि मान लेते हैं, अब ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं इसका कर्व, क्योंकि इसके जस्ट बाद में जो एग्जांपल लेने वाला हूँ उसका कर्व आप नहीं बना पाओगे। आई कैन गारंटी यू दिस, आई गिव यू सच काइंड ऑफ अ कर्व जिसका सच काइंड ऑफ फंक्शन, इसका कर्व आप नहीं बना पाओगे, उसका ग्राफ आप नहीं बना पाओगे। तो इसको हम एनालाइज करते हैं। हमने ये रियलाइज हो गया मैनी टू वन आया। अब मैनी टू वन में ध्यान से देखो, हमने इस ग्राफ को एनालाइज किया है। जस्ट एनालाइज दिस ग्राफ। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, डी इज द टर्निंग पॉइंट, हियर डी इज द टर्निंग पॉइंट। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कर्व में टर्निंग पॉइंट आता है, किसी भी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट आता है, तो दैट्स एन इंडिकेशन कि वो जो फंक्शन है दैट इज मैनी टू वन। क्योंकि आपको अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को, मेरी तरफ देखना, अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को दो बार काटना है तो एक बार ग्राफ नीचे आएगा, उसे काट के नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब उसमें टर्निंग तो आनी ही आनी है। टर्निंग हो या फिर
वापस से ऊपर जा सकता है, पीक आ सकती है, पीक। मॉडुलस फंक्शन में टर्निंग नहीं बोलते, उसको पीक बोलते हैं। आई गेस आप लोग समझ चुके हो मॉडुलस फंक्शन में क्यों बोल रहा हूँ मैं। नंदलेस मान लेते हैं सेम फंक्शन लेते हैं, इसको कैलकुलस तरीके से अपनाते हैं। तो अपना फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। भूल जाते हैं कि हमें ग्राफ बनाना भी आता है, इवन दो इट्स वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हो कि मैं अपनी नॉलेज लगाता हूँ जहाँ पे मैं टर्निंग पॉइंट की खोज करूंगा, टर्निंग पॉइंट की खोज, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट की खोज करूंगा मैं। तो टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया है, टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने बताया, अभी थोड़ा झूठ बताया है, आधा सच बताया आपको। टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स जीरो होता है टर्निंग पॉइंट पे, बताया कि नहीं बताया। अभी मैं थोड़ी देर पूरा सच बताऊंगा। तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। ड्यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरह आपको मालूम है, बीच में माइनस और प्लस है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस 5x का माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, एट टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, एट टर्निंग पॉइंट dy बाई डी एक्स जीरो होता है। देखते हैं कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो dy बाई डी एक्स का जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था उसको जीरो से इक्वेट करो, देखो x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 5/2 पे टर्निंग पॉइंट है। इस x इज इक्वल टू 5/2 को अगर आप y में पुट करोगे यहाँ पर, तो y उसके करस्पॉन्डिंग आएगा -1/4। आपको रियलाइज हो चुका होगा ये हमारा वर्टेक्स था, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो आप कह सकते हो सिंस टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट, सिंस टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट, hence function is many to one। इज दैट क्लियर। मान लेते हैं नहीं होता ऐसा, मान लो ऐसा नहीं होता, तो हम कहते हैं वो 1 to 1 है। अपने नोट्स में अभी फॉर द टाइम में लिख लो, जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको सच्चाई बताई है dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो की, ये अधूरा सच है। अब अपने नोट्स में अभी फॉर द टाइम में लिख लो, है ना, हैशटैग डाल के, इफ फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स इन बोलते हैं, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब आप जब लेफ्ट से राइट जाओ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, लेफ्ट से राइट जाने पे ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अर्श, कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अ वेरी नोन फेमस एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी ऐसा फंक्शन जो लेफ्ट से राइट जाते हुए अपने डोमेन में हमेशा इंक्रीज करे। सो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, इफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अ फंक्शन इज strictly decreasing, if a function is strictly increasing or a function is strictly decreasing, then the function is 1 to 1। सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसमें टर्निंग ही नहीं आएगी, और क्योंकि उसमें टर्निंग नहीं आएगी तो वो मैनी 1 to 1 होगा। मान लो अपन बात करते हैं, सपोज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो कर्व होगा उसमें टर्निंग ही नहीं आएगी, तो अगेन इट वुड बी 1 to 1। चलो मैंने इनफैक्ट क्या बात है, बहुत बढ़िया अर्श, एक्सपोनेंशियल विद बेस पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बेटा अर्श, बहुत बढ़िया। सो आपको एक सिंपल से बताता हूँ, एक आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे। कैलकुलस जो है ना एक वोकैबुलरी की तरह है, तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर याद रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को अगली बार से मैं इस तरह लिखता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स, और आपको मालूम है एक कर्व को कहाँ कट करता है, 0,1 पे। आप देख सकते हो मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाऊँ, मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक जाऊँ एक्स एक्सिस में, ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलने वाला आपको इसमें, ध्यान से देखना। आपको मालूम है ना स्लोप का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत बताता हूँ आपको स्लोप का मतलब क्या होता है। जस्ट होल्ड ऑन मिनट, लेट मी जस्ट इरेज दिस। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। हिंदी में स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, चढ़ाई है, आप देखते हो, मैं मान लो मैं आई एम साइकिलिंग हियर, सपोज मैंने एक साइकिल लिया और मैं इस कर्व पे साइकिलिंग कर रहा हूँ और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर मैं साइकिलिंग करूंगा तो ये चढ़ाई है। जब भी चढ़ाई होती है वहां पर स्लोप पॉजिटिव होती है, चढ़ाई है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, बिकॉज जब भी चढ़ाई है ना। वैसे तो ये बड़ी ऑब्वियस है, पर लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फॉर द टाइम में याद रखना, जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां वहां हर पॉइंट पे जो स्लोप होता है पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर स्लोप पॉजिटिव होगा, फिर स्लोप पॉजिटिव होगा, और धीरे धीरे मैं पॉजिटिव का साइन बढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हो धीरे धीरे स्लोप बढ़ रही है। तो याद रखना
कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन में, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है. Is that clear? I'm not doing a lot of discussion here about this, but this is what we had studied in our last lecture. अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ, जहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के डिस्कशन को लेके चलेंगे, और यही आज के लेक्चर का हमारा मेन पॉइंट है. टाइप्स ऑफ फंक्शंस को अब दूसरी तरीके से कैटेगराइज करेंगे, ऑन टू और इन टू. ये भी आपको पता ही है कि क्या होता है. ऑन टू क्या होता है? जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है. जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो हम उसको कहते हैं ऑन टू. और जब रेंज कोडोमेन से छोटा होगा, मैं इनफैक्ट बराबर नहीं हूँ, छोटा होगा वैसे भी, तो हम उसको कहते हैं इन टू. कोडोमेन के बराबर होगा तो, नहीं बराबर होगा तो, है ना. ऑन टू का एक और नाम क्या है आपको पता ही होगा. ऑन टू का एक और नाम है सरजेक्टिव. ठीक है. अब इसके बाद ऑन टू और इन टू के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपका रेंज निकालने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यू शुड हैव अ वेल ग्रास्प ऑफ हाउ टू फाइंड द रेंज. तो डोमेन और रेंज पे हम लोग बढ़ने वाले हैं, और वो हमारे आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है. तो हेडिंग डाल दिया बड़ा बड़ा अपने नोट्स में, डोमेन एंड रेंज. देखो ये बात तो पक्की है कि ऑन टू है कि इन टू है, उसको निकालने के लिए रेंज निकालना होगा. आप बोलोगे सर सर आपको तो यहाँ पर रेंज से मतलब है, पर बात क्या है कि कई अच्छे क्वेश्चन में जब तक आप डोमेन नहीं निकालोगे तब तक आप रेंज नहीं निकाल सकते. तो ये चीज डोमेन और रेंज निकालना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 11th में. मैं इनफैक्ट एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. इनफैक्ट क्लोज टू अराउंड 45 मिनट्स हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चन ही करेंगे सर. ठीक है. तो आपको मालूम ही है कि डोमेन क्या होता है. इट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, एंड रेंज होता है वैल्यूज ऑफ वाई, द आउटकम्स. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डोमेन निकालने के हमें अभी फॉर द टाइम बिंग 4 गोल्डन रूल्स पता है ना. ये सारे रूल्स मैं एक बार बस लिख रहा हूँ ब्रीफली. वो 4 गोल्डन रूल्स क्या है डोमेन निकालने के. बाद में ये रेंज निकालने के लिए भी यूज होंगे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. याद है कि नहीं? दूसरा रूल क्या है? अगर अंडर रूट ऑफ n होता है तो n जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तीसरा रूल, अगर n अपॉन अंडर रूट ऑफ d होता है तो d इज ग्रेटर देन 0. और अगर मेरे पास fx है विच इज लॉग ऑफ, लॉग है, लॉग ऑफ m टू द बेस n, तो जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो वो भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. I'm so sorry. It's great. Should be greater than. Sorry, it should be greater than 0. Sorry, greater than 0. N should also be greater than 0. Base जो है that should also be greater than 0. और जो n है बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है. और एक छोटी चीज और ऐड कर लो. अगर किसी फंक्शन में एक से ज्यादा टर्म्स हो, एच एक्स प्लस जी एक्स हो, तो इसका डोमेन आप अलग से निकालना. मान लो इसका डोमेन D1 आ गया, इसका डोमेन D2 आ गया, तो जो डोमेन ऑफ एफ एक्स होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स होगा वो D1 और D2 का इंटरसेक्शन होगा. प्लीज यहां तक लिखने के बाद SNW लिख देना चैट सेक्शन में. हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस की. डोमेन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे रेंज की तरफ चलेंगे. डोमेन की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे रेंज की तरफ करेंगे. कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन से करेंगे. जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको फॉरवर्ड कर रखा है ग्रुप पे, उससे शुरुआत करेंगे, एंड देन विल मूव टू सम टफर क्वेश्चंस. ठीक है. तो लेट मी जस्ट ओपन दी क्वेश्चन बैंक ओपन किया था, कोई बात नहीं. यस, चलो तो लेट अस स्टार्ट. तो हेड डालें फाइंड अ डोमेन. फाइंड डोमेन. अभी डोमेन से करते हैं सर. फाइंड डोमेन. सो पहला क्वेश्चन है फाइंड अ डोमेन में एफ एक्स इज इक्वल टू एक ना तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है. पहले उसी को ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ डील करता है. तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7. इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराता हूँ. फाइंड डोमेन एंड रेंज दोनों ही लिख लो. अभी दो तीन बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें डोमेन और रेंज दोनों निकाल लेते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. सेकंड वाले को देख के रियलाइज होगा कि सर अभी तो करवाया था आपने डोमेन और रेंज, पर वो ग्राफ से करवाया था. अभी हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो एल्जेब्रिक कर रहे हैं. ग्राफ नहीं आता हमको भैया बनाना, तो एल्जेब्रिक कर रहे हैं. तीसरा, यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. चलो डोमेन और रेंज दोनों निकालें. ये 3 क्वेश्चंस आपको एक डिसेंट आइडिया दे देंगे और फिर हम लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे. ठीक है. चलिए अब मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूँ सब लोग एकदम टारगेट कर लीजिएगा. जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे आयशना और अक्षित गौर. आयशना और अक्षित गौर आप लोग फर्स्ट का जवाब देंगे चैट सेक्शन में. अश्मित और ईसा आप सेकंड का आंसर देंगे. और
मूसा और रजत, आप कोशिश करो थर्ड का आंसर देने का। और बाकी लोग अगर आंसर देना चाहें तो एवरीवन पर लिखकर मुझे प्राइवेट लिख देना चैट में। एक मिनट का समय दे रहा हूँ। डोमेन और रेंज दोनों बताने हैं। ध्रुव तुमने सिर्फ डोमेन बताया मुझे प्राइवेट में, यू टेल मी डोमेन एंड रेंज बोथ। विख्यात जैद, आप लोग बता सकते हो। चलो मैं पहला वाला करता हूँ। ईसा बोलता है एक्स बिलोंग्स टू आर। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। रजत ने बोला है ऑल ए नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। अश्विन बोलता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, देखो अब प्लीज सब लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस लगा लिया होगा। प्लीज लुक फॉरवर्ड वेरी केयरफुली ऑन द स्क्रीन। जो मैं कर रहा हूँ वही आपने करना है, ठीक है? वही किया होगा आपने। याद रखना मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं एल्जेब्रिक तरीका अपना रहा हूँ। तो लेट मी डू द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन। लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा येलो ले लेता हूँ सो दैट वो डिस्टिंक्टली नजर आएगा आपको कि वो सोल्यूशन। तो पहले वाले का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन, ध्यान देखिएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है दैट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो अपने को डोमेन निकालना है। डोमेन मैंने क्या बताया आपको क्या होता है? डोमेन जो होता है दैट इज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y विल बी डिफाइंड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके डोमेन में जो इसका डिनोमिनेटर उससे खतरा है। द डिनोमिनेटर 5x माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से x शुड नॉट बी इक्वल टू 7/5 आएगा। इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसका जो डोमेन है, डोमेन पहले क्वेश्चन का जो डोमेन है दैट इज x कैन बी एनी रियल नंबर, बस क्या नहीं होना चाहिए? 7/5 नहीं होना चाहिए। तो ये अपना डोमेन आ गया। क्लियर है आपको? सब लोगों को क्लियर होगा? ठीक है, सबने एकदम परफेक्ट आंसर भी दिया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज कैसे निकलेगा? तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है ना, जिसको मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रीराइट करेंगे। रेंज निकालने का पहला तरीका क्या है? रेंज निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। रेंज निकालने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम रीराइट कर देते हैं x इन टर्म्स ऑफ y। तो हम इसको रीराइट करते हैं। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। थोड़ा सा इसको रीराइट करते हैं, रीराइट। अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, हम रीराइट करके करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो व्हेन यू रीराइट दिस वुड बिकम 5xy माइनस 7y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। यहाँ से क्या आएगा? 5xy माइनस 3x इज इक्वल टू 7y प्लस 4। यहाँ से आप देख सकते हो x कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 7y प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3। तो इस तरह करके फायदा क्या हुआ? देखो आपके पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो ये था। इस तरह लिखने से क्या हुआ? यू हैव रिटन x इन टर्म्स ऑफ y। इससे फायदा क्या होगा? हमें रेंज निकालने में आसानी होगी। व्हाट इज रेंज? वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो यहाँ पे वही चार गोल्डन रूल्स लगाते हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर है 5y माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y शुड नॉट बी इक्वल टू 3/5। तो हमारा आंसर आएगा y शुड बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/5। सभी लोग थम्स अप दें अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आई नो अ लॉट ऑफ यू सर्टेनली नो इट, बट व्हाट आई वांट इज दैट कि एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज एंड एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरी स्लाइड पे ले आता हूँ मैं आपको। ये आप लोगों ने सब में लिख लिया होगा, सबको आता होगा है ना? तो फाइनली हमें मालूम होना चाहिए ये डोमेन है हमारा और ये हमारा रेंज है।
हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। ठीक है, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को अपन बहुत तरीके से डिस्कस करेंगे, इसलिए इसी में हम लोग अभी ऑन टू और इनटू भी समझ लेंगे, इसलिए ध्यान से इस डोमेन और रेंज को याद करके रखना, अपने नोट्स में इसको हाईलाइट कर लेना। चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? तो सेकंड क्वेश्चन था, वो था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? डोमेन। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है क्या? है ना सर, क्या है? 1 है, तो डिनोमिनेटर से डरने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट है क्या? नहीं है सर। लॉग है क्या? नहीं है। इनफैक्ट ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप हैशटैग डाल के ना, हैशटैग डाल के, है ना। जो डोमेन होता है ना पॉलिनोमियल फंक्शंस का, यू नो ना व्हाट आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जैसे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक हो, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनका जो डोमेन होता है वो बाय डिफॉल्ट लिख लेना x बिलोंग्स टू r होता है। तो इसका जो डोमेन होगा, क्योंकि कुछ खतरे की बात नहीं, वो डोमेन जो है इसका x बिलोंग्स टू r है। अब ध्यान से देखना, डोमेन निकालना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अब जो आपको समझना है वो है रेंज निकालना। रेंज निकालने को ध्यान से सीखिएगा। कई तरीके हैं इसके। ग्राफ से तो आपने भी देखा ही था, थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ से भी निकाला था, पर मान लो अपने को ग्राफ रफ आता ही नहीं, हम पैदा ही हुए ग्राफ के बाद, हमारी अंडरस्टैंडिंग की फंक्शंस की ग्राफ के बाद से, हमें आता ही नहीं ग्राफ बनाना, तो क्या करें? तो जितने लोगों को नहीं पता है इसका एल्जेब्रिक तरीका, प्लीज अपने नोट्स में ध्यान से लिखना, क्योंकि मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना, इसलिए ध्यान से सब लोग सुनना। मेथड नंबर 1, सर आपने बोला था ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। सर आपने बोला था राइट x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज निकालने का वो सबसे प्रिमिटिव तरीका है, सबसे प्रिमिटिव, कुछ आए ना आए, रेंज निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका है, वो ये है कि राइट x इन टर्म्स ऑफ y और वही 4 गोल्डन रूल्स लगा दो। पर अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करोगे तो x यहाँ पे दो जगह है, x स्क्वायर भी है और x भी है, तो आप चाहकर भी x इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर लिख लेना बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से लिख लेना अपने नोट्स में, बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स writing x in terms of y would not be possible by rearranging the terms। पर हमने तो सर कसम खा रखी है हम तो लिखेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है, अच्छी बात है लिखना, हमने तो कसम खा रखी है सर, हम तो लिखेंगे, मैं आपके बोलने में भी हम कोशिश करेंगे। मैंने बोला ठीक है, अगर कोशिश करनी है तब भी लिख लिया आप लोगों ने सबने, बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y वुड नॉट बी पॉसिबल। पर सर हमने तो करनी है, तो मैंने बोला ठीक है, तो थोड़ा देख ले क्या करो, अगर आपको थोड़ा देख ले ये करना है, आपने कफन बांध रखा है, तो थोड़ी देर के लिए y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। क्या करो? y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, y को एक तरफ ट्रांसफर कर दो, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देखो, थोड़ी देर के लिए हमने y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो 6 माइनस वाई वुड बी अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट माइनस 5। यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं, क्योंकि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और आपको श्रीधराचार्य मेथड से पता है ना, फॉर्मूला मेथड, x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी विच इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 25 माइनस 4ac, c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, अपॉन a 2a विच इज 2। तो यहाँ से हमने जो नहीं कर पा रहे थे वो आ गया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 6 वुड बी 24 प्लस 4y अपॉन 2, है कि नहीं? So from here we'll get what? X is equal to 5 plus minus under root of 1 plus 4y अपॉन 2। आ गए ना हम लोग, सक्सेसफुल हो गए ना, जो हम चाहते थे, इवन दो कि सर ने लिखवाया था पर तभी हम माने नहीं थे, तो हमने कर लिया भाई सक्सेसफुली अचीव। क्या? वी हैव रिटन x इन टर्म्स ऑफ y। अच्छी बात है, तो वी हैव रिटन x इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या सर? रेंज निकालना है, तो वही 4 गोल्डन रूल्स। इस 5 से खतरा है क्या? ना, इस 5 से खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 2 से खतरा है ना, अंडर रूट से खतरा है ना, अंडर रूट से खतरा है। सर अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो गई ना, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो गई ना, तो एक्स डिफाइंड नहीं होगा। तो हमने बोला ठीक है, जो खतरा उससे बच जाओ, 1 प्लस 4y के अंडर रूट के अंदर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा आएगा 4y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। y -1/4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू -1/4 से लेकर इन्फिनिटी होनी चाहिए। क्या बात है सर, ये तो पहले भी यही आंसर आया, देखो यही तो आंसर आया था, कहाँ गया?
अच्छा अभी नहीं आया, अभी तो पहले ही मेथड है, आई एम सो सॉरी। पहला मतलब यहाँ पर ग्राफिक में, सॉरी यहाँ पर, सो सॉरी। कहाँ गया ग्राफ बनाया था हमने इसका, ये रखो। यहाँ पे भी तो ये आंसर है था -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अरे बेटा थम्स अप तो दे दो। अब आते हैं अपन दूसरे तरीके पे, थम्स अप दे देना सब लोग। अब आते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो है वो तो बहुत ईजी है। इनफैक्ट अगर मैं वही कर लेता तो ज़्यादा बेटर होता। मेथड नंबर 2 है एक तरह से लॉजिकल। मेथड नंबर 2 है लॉजिकल, जो कि हमेशा होता है। पर मैंने बोला ना आपको, हमें जब कुछ नहीं आता ना, सुनना ध्यान से, हमें जब कुछ नहीं आता तो हम तब भी हाथ पैर चलाते हैं। मैथ्स में क्या होता है, जब हमें कोई तरीका बता देता है तो हम हमेशा हर जगह पे उसी तरीके को लगाने की कोशिश करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग ही भूल जाते हैं। लॉजिकल थिंकिंग बोलता है कि भैया श्रीधराचार्य से पहले आपने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। आप यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स का कोफिशिएंट 5, 5 का आधा 5/2 उसका स्क्वायर 25/4, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ तक का, दिस वुड बिकम x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा -1/4। तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल गेट, है ना। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो y इन टर्म्स ऑफ x ही है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, y इन टर्म्स ऑफ x है, पर आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया, CS लिख रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया। अब आपको मालूम है किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी ये कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या कम से कम कितनी होगी, मिनिमम टू मिनिमम ये 0 होगी। तो इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ये चीज़ अगर 0 हो गई तो y की मिनिमम वैल्यू होगी 0 माइनस 1/4। जब x 5/2 होगा ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू, अरे मैक्सिमम वैल्यू तो भैया टेंशन की बात ही नहीं है, ये चीज़ मैक्सिमम क्या हो सकती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी -1/4, तो मतलब y की जो वैल्यू होगी वो -1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑसिलेट करेगी। इट्स द सेम आंसर दैट वी हैव गॉट। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कौन कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड 1 की मेथड 2? कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड 1 की मेथड 2? जो अच्छा लगे तुम्हें, दोनों बढ़िया है। ठीक है, दोनों बढ़िया तो अच्छी बात है। ठीक है, चल आगे बढ़ो। मूसा ने बड़ा, क्या बात है, मूसा ने बोला सर मेथड 2 से सीखने को मिला है। वाह मूसा, क्या डायलॉग है, मेथड 2 से सीखने को मिला है, अच्छी बात है अगर सीखने को मिला है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैड? थर्ड क्वेश्चन का जवाब तुम में से कई लोगों ने नहीं दिया। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहले मुझे बताएं इसका डोमेन क्या होगा। लेवल बढ़ाएंगे पर डोमेन क्या होगा, किसी ने दिया था क्या इसका आंसर? किसी ने अगर दिया होगा तो वापस से कह दे जरा, मुझे आंसर बता दे। ऑल ये नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर। गॉर्विन बोलता है सर कंप्यूटिंग द स्क्वायर कहाँ मिलेगा, मुझे बोल देना। जो जो चीज़ों में आपको बड़ी परेशानी है ना, आपको लगे कि सर कंप्यूटिंग द स्क्वायर मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो मुझे बता देना। आई नो वेयर द एग्जैक्ट कंसेप्ट आर। सो मैं आपको व्हाट्सएप कर देना मुझको, है ना, जिसको जो भी इशू हुआ है। रजत ने बोला ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। अच्छा, कुमार ने भी बोला ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। ऋषभ बोलते ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर से खतरा तो नहीं है, तो डोमेन निकालते समय हम क्या बोलेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो।
अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होता है, जीरो कब कब होता है हर एक इंटीजर में। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन, जीरो। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू, जीरो। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री, जीरो, है ना, क्योंकि आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है, इसका मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर्स, क्योंकि हर एक इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफ याद रखो ना, तो वही ठीक है। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा दैट विल बी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स आई। चलिए ये तो इजी पार्ट था। अब आते हैं इसके ट्रिकी पार्ट पे। बताएं इसका रेंज क्या है। आई विल वेट फॉर द आंसर फ्रॉम यू। रेंज क्या हुआ, देखते हैं रेंज का आंसर कितने लोग बता पाते हैं मुझको। व्हाट्स द रेंज, तो दिमाग का काम ही है तो दिमाग का काम, क्योंकि यहाँ पर हम वो स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी नहीं लगा पाएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ लगेगी जिसको हम कहते हैं लॉजिक, एंड लॉजिक इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग। किसी ने भी नहीं किया रेंज, किसी ने भी नहीं किया। ओहो हो, लॉजिक लगाओ ना। मूसा ने कहा सर जीरो से लेकर वन। ओहो मूसा, मूसा कोशिश तो की है तुमने, अनफॉर्चुनेटली गलत है। जायद बोलते सर वन से लेकर इन्फिनिटी, शायद 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 तो तुमने सही कर दिया, सही बोल रहे हो जायद, तुमने आंसर एकदम सही दिया है। रोहित जीरो नहीं इंक्लूड हो, ध्यान देखिएगा आप सब लोग, आप लोगों को मालूम है, ध्यान देखिएगा, आप सबको मालूम है जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। वन नॉट इंक्लूडेड, मतलब हमारा जो y है ना दैट इज वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है, ध्यान देखिए एक बार सब लोग देख लीजिए फिर मैं बता दूंगा। जो हमारा डिनोमिनेटर, नहीं रजत तुम्हारा आंसर गलत है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा जीरो से लेकर वन के बीच में। ये चीज़ तो सबको रियलाइज हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया था, हमने पूरा एक लेक्चर लिया था जहाँ पे हमने चार लोगों को डिस्कस किया था, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम। तो अपने को पता होना चाहिए जो डिनोमिनेटर है वो जीरो और वन के बीच में होगा। अब ध्यान सुनना, पक्की बात है कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव ही होगा। अरे भाई कोई चीज़ जीरो से वन के बीच में, तो वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होगा। तो y जो है, सबसे पहली चीज़ क्या ऑब्जर्व करनी है आपको कि y जो है नीचे चाहे डिनोमिनेटर जीरो से लेकर वन के बीच में हो, पर होगा तो पॉजिटिव ही ना। तो वन अपॉन पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव, मतलब y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जितने लोगों ने नेगेटिव आंसर दिया उनके आंसर तो वैसे ही गलत हो गए, जैसे कि रजत ठीक है ना रजत, तेरा आंसर तो गलत है, क्योंकि तुम्हारे आंसर में माइनस भी इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी जीरो बोल रखा है तुमने, वो गलत है, ठीक है। जिसका मतलब y तो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं लिखते जाता हूँ, ऑब्जर्वेशन y इज पॉजिटिव, ओके, y इज पॉजिटिव। आजकल पॉजिटिव बोलना बड़ा खतरनाक होता है, आई एम पॉजिटिव, तो कई लोग कुछ और मीनिंग ले लेते हैं, पर नंदलेस। अब देखो जीरो डिनोमिनेटर की लोएस्ट वैल्यू है, तो मतलब वन अपॉन जीरो इसकी एक एक्सट्रीम होगा, y का एक एक्सट्रीम होगा वन बाई जीरो, और दूसरा एक्सट्रीम होगा वन बाय वन। आपको मालूम वन बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और हमने पहले डिसाइड कर लिया पॉजिटिव है, तो मतलब एक एक्सट्रीम होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और वन बाय वन क्या होता है, वन। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो एक एक्सट्रीम पे इन्फिनिटी होगी और दूसरे एक्सट्रीम पे वन होगी, होगी कि नहीं होगी, और बाकी समय क्या होगी इसके बीच में। जैसे मान लो अगर ये 0.5 होता है, वन अपॉन 0.5 वुड हैव बीन 2। इसका मतलब जो y की वैल्यू है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ, कहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली यहाँ इन्फिनिटी राइट में आएगा और वन पहले आएगा। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, बात होती है कि वन पे क्या होगी। तो ध्यान देखो वन यहाँ से आ रहा है, पर यहाँ पे वन नॉट इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे भी नॉट इंक्लूडेड, मतलब हमारा ये जो होगा रेंज होगा y इज एन एलिमेंट ऑफ वन से लेकर इन्फिनिटी, वन ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, इन्फिनिटी ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। जायद ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, बाकी लोग मुझे बताएं अगर ये चीज समझ में आई। This question could not have been done by standard methodologies. This could have been only done by your standard procedures. आराम से देख लो बेटा, क्योंकि अब मैं वापस एकदम स्विच बैक करने वाला हूँ ऑन टू और इनटू पे, मैं एकदम स्विच बैक करने वाला हूँ ऑन टू और इनटू पे। बाकी लोग एकदम साइलेंटली बैठे हुए हैं, अमनदीप,
आदित्य बताएं, समझ में आ रहा है सब कुछ? शांतिपूर्वक ना बैठे, बताएं। आयुष ना समझ में आ रहा है आपको? ईरा समझ में आया? मुझसे बोलता सर लेकिन डिनोमिनेटर निकालते हुए तो हमने कहा कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। हाँ तो हमने बोला ना डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। हाँ हाँ तो अरे भाई तो मूसा, मान ली तुम्हारी बात, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी आ रहा है ना, इन्फिनिटी को अपन ने इंक्लूड कहाँ किया? अगर इंक्लूड करने की बात होती, डिस्कशन होता तो अपन सोचते। समझ में आया कि नहीं आया? मूसा अपन ने, तुम सही बोल रहे हो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो जीरो वाले को आपने सर कंसिडर क्यों नहीं किया? नहीं किया, तभी तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, है कि नहीं? चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है, अ फंक्शन f is defined from all real numbers to all real numbers such that fx is equal to fx is equal to एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैं अब ना, जो अपन ने अभी तीन फंक्शंस पढ़े हैं ना, उन्हीं पे क्वेश्चंस देने वाला हूं, इसलिए उन फंक्शंस की नॉलेज को अपने सामने रखना। A function f is defined from all real numbers to real numbers such that fx is equal to x square minus 5x plus 6. Comment: if the function is 1 to 1 and on to, आपको ये कमेंट करना है कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 है या एंड ऑन टू क्या है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ। तो पहले बताओ 1 to 1 है क्या, पहले हाँ या ना बताओ। इसका जवाब तो आप लोगों को फट से पता चलना चाहिए। सभी बताएं चैट सेक्शन में फटाफट, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है? अमनदीप ने जोश में मुंह लिख दिया, मुंह। नो नो नो, नहीं है सर, नहीं है। सभी बोलो भैया नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्वालिटी फंक्शन है, इसका तो ग्राफ ही पता है हमको। हमें मालूम है कि भैया इसका जो सोल्यूशन है, आपको मालूम है। सबसे पहली बात, जो ये फंक्शन है, आपने क्या लिखना है सर? ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या? बना दोगे तो जो चेक करने वाला होगा ना, फिदा हो जाएगा आप पे, घर आ जाएगा आपके घर, चाय वाय पी के जाएगा, नंबर दे के जाएगा आपको। तो ये मालूम है आपको कि ये जो है, दिस इज मेनी टू वन। तो मतलब पहली बात तो ये नॉट इंजेक्टिव है, पता है ना आपको। 1 to 1 को हम किसी एक और किस नाम से पुकारते हैं? इंजेक्टिव। तो क्योंकि ये 1 to 1 नहीं है, मेनी टू वन है, तो नॉट इंजेक्टिव है। अब बात आती है कि भाई ये आकाश ने कह दिया मोमो, क्या बात है। दूसरा है, ध्यान से बताना। अब अपने को बताओ ये ऑन टू है कि इन टू है? तो मुझे सुनना, ध्यान सुनना। आपको इस क्वेश्चन की डेफिनेशन में ये चीज दिखनी चाहिए, ये। इसे देखकर आपको रियलाइज होगा ना, मैंने बोला था फंक्शन एक मशीन की तरह है। बताओ इसमें डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? डोमेन जो है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर, जो यहां से दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो इनपुट्स हैं वो ऑल रियल नंबर्स हैं। और इसका जो ये है, ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ये जो सर्कल कर रहा हूं, ये आर किसके करस्पॉन्डिंग है? रेंज है कि कोडोमेन है कि डोमेन है? क्या ये आर? कोडोमेन। बहुत बढ़िया बेटा। तो क्वेश्चन को देखकर हमें रियलाइज हो गया कि इसका जो कोडोमेन है वो है y बिलोंग्स टू r। कहां से पता चला? यहां से f इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स से पता चला। अच्छी बात है। पर सर अगर हमें ऑन टू के लिए चेक करना है तो हमें इसका रेंज निकालना जरूरी है। जल्दी बताओ इसका रेंज क्या आएगा? जल्दी बताओ इसका रेंज। निकाला ना अपन ने इसका रेंज अभी थोड़ी देर पहले। अपन ने बहुत सारे तरीकों से निकाला है। आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट लेक्चर डिस्कशन। अपन ने थोड़ी देर पहले इसका रेंज निकाला था। इसका रेंज था y इज एन एलिमेंट ऑफ -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। आप बड़े आराम से देख सकते हो कि सर रेंज जो है वो हमारे कोडोमेन से छोटा है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और आपको मालूम है जब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस फंक्शन इज इनटू। इनटू जो है आपके एकेडमिक्स में, स्कूल्स में नहीं जनरली यूज होता। तो इनटू की जगह क्या हम लिखेंगे? नॉट सरजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को मैं घुमा के दूसरी तरीके से पूछूंगा।
अब मैं इस क्वेश्चन को घुमा के दूसरी तरह पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। इस क्वेश्चन को घुमाकर मैं दूसरी तरीके से पूछने वाला हूं। इस क्वेश्चन को मैं घुमाकर दूसरे तरीके से पूछने वाला हूं, इसलिए ध्यान से इसी क्वेश्चन, इसी फंक्शन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इफ f is defined from all real numbers to set a such that fx is equal to x square minus 5x plus 6, वही फंक्शन है। तो एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू सेट ए सच दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x plus 6, find a such that function is surjective। सरजेक्टिव किसका नाम होता है एक और? ऑनटू। ऑनटू को किस नाम से पुकारते हैं अपन? सरजेक्टिव। बताएं, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। एक फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू सेट ए सच दैट, जो फंक्शन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 6, फाइंड ए सच दैट द फंक्शन इज सरजेक्टिव। क्या बात है, रोहन ने बड़ी तेजी से जवाब दिया है। वेरी गुड रोहन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सेम एज ऊपर वाला, सही बोल रहे हो। देखो आपको मालूम है सोल्यूशन में आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि जब किसी ने ये कह दिया था, तो ये था अपना डोमेन, और ये क्या था? अपना कोडोमेन, ठीक है नहीं? कोडोमेन। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिंस इट इज सरजेक्टिव, क्योंकि वो सरजेक्टिव है, इसका मतलब वो क्या है? ऑन टू। इसका मतलब जो कोडोमेन है दैट शुड बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या है? ए, सो ए शुड बी इक्वल टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन तो हम तब से निकालते हुए हैं। सो सेट ए शुड बी इक्वल टू -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। सभी लोग एक बार थम्स अप देते हैं अगर ये चीज समझ में आ गई। सभी लोग फटाफट थम्स अप देते हैं अगर ये चीज समझ में आ गई। विधि, अश्मित, गौरवेंद्र, प्रिंस, उमार, बताएं अगर ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन में देखो कितना तगड़ा ट्विस्ट है, वही क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर तो बड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अरे इजी इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहे हैं, इजी इसलिए क्योंकि समझ में आ रहे हैं। अब इसमें और ट्विस्ट डालूंगा अभी, डोंट वरी, इसमें भी और ट्विस्ट आएगा। इसलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्विस्ट दैट कैन कम इन द सेम क्वेश्चन। वही क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमाएंगे अभी। क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ f is defined from a to range, अभी लिखते जाओ ना। if f is defined from a to range such that fx is equal to x square minus 5x plus 6, such that fx equal to x square minus 5x plus 6, है ना? आज तो सपने में भी आपको यही फंक्शन आना चाहिए, x square minus 5x plus 6. So if a function f is defined from set a to the range such that fx equal to x square minus 5x plus 6, find a such that set a है ना, such that fx is 1 to 1, या फिर इंजेक्टिव बोल सकता हूँ। दिमाग लगाना बेटा, दिमाग लगाना। दिमाग लगाना आप लोग। जायद ने दिमाग लगा लिया। वैसे जायद ने एक आंसर दिया जो कि सही है। देयर बी मल्टीपल आंसर। एक काम करते हैं, मैं कई सारे आंसर दे देता हूँ, यू टेल मी। एक आंसर है -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। बी आंसर है 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। सी आंसर है -∞ से लेकर 5/2, 5/2 इंक्लूडेड। और डी आंसर है 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। चलो अब बताओ,
यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है बी में, जो लोग सोच रहे होंगे कि बी और डी सेम है, बी में ओपन ब्रैकेट है। ध्रुव ने बोला बी एंड डी। हर बी और डी तो सेम ही है। मतलब बस ओपन ब्रैकेट का खेल है। सी और डी, रोहन बोलता सी और डी, जैद बोलता सी एंड डी। बेटा देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिसिस करना था, थोड़ा सा एनालिसिस करना था। लेट मी डू द सोल्यूशन ऑफ इट। थोड़ा सा एनालिसिस करना था। और याद रखना, जितने भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनमें ना जो ग्राफ होता है ना उसको देखा करो, ग्राफ को देखा करो, ग्राफ को। सी एंड डी क्या बात है, कई लोग सी एंड डी बोल रहे हैं, परफेक्ट है बेटा। सो आप इसके ग्राफ को देखो तो आपको मालूम है इसका जो ग्राफ है, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, और आपको मालूम है इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है। अभी बनाया था अपन ने थोड़ी देर पहले, तो अब मैं ज़्यादा इसके बारे में तीन पाँच नहीं कर रहा हूँ। ये 2,0 है, ये 3,0 है, और ये जो पॉइंट था जो भी था यार, कौन सा था, चलो बता दो सर कौन सा था, ये 5/2 था। ये जो पॉइंट था दैट वॉज 5/2 कॉमा -1/4, तो इसका जो लेवल था वो था -1/4। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये 1 to 1 हो। आपको मालूम है अभी 1 to 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो ये इसे दो जगह कट करती है। ध्रुव असल में क्या है ना, अभी मैं भी आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, डोंट वरी। है ना, तो अपन एक काम करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि भैया इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स अगर होगा, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका डोमेन अगर ऑल रियल नंबर्स होगा तो ये मैनी टू वन होगा। अगर इसका डोमेन क्लियर है ना सबको, अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगा तो ये मैनी टू वन होगा। पर हम चाहते हैं कि 1 to 1 हो। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वो चाहता है कि द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, तो इसका डोमेन हमें रिस्ट्रिक्ट करना है सच दैट की डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट जब हो जाएगा तो ये 1 to 1 हो जाए। क्योंकि अगर इसका डोमेन हम ऑल रियल नंबर रखते हैं, -∞ से +∞ रखते हैं, तब तो ये मैनी टू वन है। तो आपको मालूम है यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इट्स द टर्निंग पॉइंट। और आपको मालूम है अगर ग्राफ में टर्निंग पॉइंट होता है तो वो मैनी टू वन होता है। तो 1 to 1 बनने के लिए हम क्या करेंगे, टू मेक इट 1 to 1, टू मेक इट 1 to 1, टू मेक इट 1 to 1, रिमूव टर्निंग, टर्निंग रिमूव कर देते हैं। अब टर्निंग रिमूव कैसे होगा? टर्निंग रिमूव करने का तरीका ये है कि आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो। एक तरीका ये है कि टर्निंग के लेफ्ट से, टर्निंग के लेफ्ट से चालू करते हैं ग्राफ को, और टर्निंग तक आते आते रोक देते हैं। यहाँ पे रोक देते हैं, टर्निंग तक आते आते यहाँ से शुरुआत करते हैं और टर्निंग तक आते आते रोक देते हैं ग्राफ को। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो फिर आपने डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो यहाँ पे x क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से लेकर कहाँ तक, 5/2। है ना, या तो आप इतने पोर्शन को रखो और दूसरे पोर्शन को हटा दो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप लेफ्ट पोर्शन जिसको मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है उसको हटा दो, और अभी मैं डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये डार्क नहीं तो लाइट ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन कलर आ जाए भाई, डार्क, हाँ, ये वाला जो ग्राफ है इसको रख लेते हैं। मतलब अपना ग्राफ ये वाला हो जाए, टर्निंग पॉइंट के आगे का। क्योंकि टर्निंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट के आगे का ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होती है, 5/2 से। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप जो डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो दिस वुड बी सी ऑप्शन एंड दिस वुड बी डी ऑप्शन। और याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन आता है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब तुम लोग बोल सकते हो कि सर अगर सी है तो बी भी होना चाहिए, पर अप्रोप्रिएट कौन है, सी और सॉरी सॉरी सॉरी, अगर तुम कह सकते हो बी है तो डी भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमने यहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर बी भी तो इंक्लूडेड है। पर जब हम कहते हैं ना टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो इन दोनों के सामने ऑब्वियसली बी और डी के सामने में डी वुड बी मच मोर अप्रोप्रिएट, इसलिए बी इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या क्या होगा, इसलिए जो हमारा आंसर होगा दैट वुड बी बोथ सी एंड डी। बेटा ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, सी एंड डी वुड बी द आंसर। अब आप तुम में से कई लोगों को इनफैक्ट फील आ गई है, आई कैन सी इट, क्योंकि तुम में से कई लोगों को फील आ गई है कि भाई ये खेल क्या है, 1 to 1 क्या है, मैनी टू वन क्या है, ऑन टू क्या है, इन टू क्या है, क्या क्या इसमें ट्विस्टिंग हो सकती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बेटा अच्छी अच्छा सा थम्स अप दे दें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हम्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी such that such that fx is equal to fx है, such that fx, so rewrite कर देता हूँ, just hold on it, such that fx is equal to 1 upon under root of x minus greatest integer of x, ठीक है ना, where a is domain of fx and b is range of fx, then find। क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग। एक फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जहाँ ए जो है दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड बी जो है दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब थोड़ा आपको दिमाग लाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा इसको दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है। देन फाइंड दी देन फाइंड दी सम ऑफ दी देन फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट smallest first 10 smallest elements in set in set b minus a। दिमाग लगाएं और करें। एकदम इसको ट्विस्ट कर रखा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन को जानबूझ के ट्विस्ट कर रखा है, एकदम जेई मेंस टाइप का बना दिया इसको, कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया इसके अंदर। इस कॉम्प्रिहेंशन के कारण क्या है कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या पूछ रखा है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए। वो परेशान नहीं होना, बस आपको वही सोच के समझ के इसका जवाब देना है। हिंट के पहले ए और भी निकाल लो आप। तो भैया नेक्स्ट क्लास रखेंगे अपन संडे को, रखेंगे 5 बजे से, ठीक है ना, 11 अप्रैल को 5 बजे से रखेंगे अपन। मैंने इवनिंग में रखी थी पर 5 बजे से रखेंगे संडे को क्लास। अभी नोट्स में लिख के कंफर्म कर लेना, आई राइट इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप पे मुझे एक बार याद दिला देना टाइम टेबल, मुझे कंफर्म करना है। जैसे संडे को 5 बजे से होगी क्लास, किसी को डाउट किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना अभी। नेक्स्ट क्लास वैसे तो मैंने रखी थी संडे को 9 बजे से, बट आई एम कीपिंग इट फ्रॉम 5 o'clock, संडे विच इज 11th of April।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा लगा क्या टफ है? देखते हैं बेटा, देखते हैं। तो इसके सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे। तो जो फंक्शन है एफ एक्स, दैट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये तो पता चल गया होगा आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है डिनोमिनेटर में है। तो पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन डोमेन जो है वो यहाँ पर ए है। सो डोमेन क्या होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यस और नो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। और अब आपको मालूम है बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है एंड लेस देन वन होती है। मतलब यहाँ तो ठीक है, पर ग्रेटर देन जीरो तो होती ही होती है, बस इक्वल टू जीरो ना होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज, सिंस आप देख सकते हो, सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें सिर्फ एक चीज़ की टेंशन लेनी है, क्या, कि वो जीरो ना बन जाए। दे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होता है, एक्स शुड नॉट बी एन इंटीजर। तो जो हमारा ए है वो क्या आएगा, ए जो डोमेन है वो क्या आएगा, इट वुड बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। सबको समझ में आ गया। यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास ए क्या है, कल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर बॉक्स बनाकर हमने इतना डिस्कशन किया और हमारे पास ए आ गया। इट्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। एक बार थम्स अप दे दें अगर ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसी ये क्वेश्चन जो है कोई हमारे लिए नया थोड़ा है, ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, बस वहाँ अंडर रूट नहीं था डिनोमिनेटर में, है ना, बस उतना चेंज कर दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं घबराए होगे। अब रेंज निकालते हैं इसकी। तो एफ एक्स जो है दैट इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो तो वैसे ही नहीं हो सकती, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो क्वांटिटी वो जीरो से लेकर वन के बीच में होगी। अब आपको मालूम है जीरो से लेकर वन के बीच में कोई भी क्वांटिटी हो उसका अंडर रूट भी जीरो और वन के बीच में ही होगा, है कि नहीं। और क्योंकि वो जीरो और वन के बीच में होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वन बाई जीरो विच इज इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी वन बाई वन विच इज वन। तो इसका जो रेंज है वो वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो मतलब बी जो है, जो कि इसका रेंज है, दैट इज लाइन फ्रॉम वन से लेकर इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज बताएं बेटा अगर ये चीज समझ में आ गई। तो हमने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, यहाँ लिख देता हूँ, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। बी आ गया हमारे पास वन से लेकर इन्फिनिटी, वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सारे रियल नंबर्स। अब ए और बी तो निकल गया। अब क्वेश्चन को उसको ऑब्जेक्टिव बनाना था। उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं यार अपने को निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अब बी में से ए को माइनस करो, बी में से ए को माइनस करो, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ। आपको मालूम है बी में से अगर ए को माइनस करोगे, बी क्या है, वन से लेकर इन्फिनिटी के सारे रियल नंबर्स। बी क्या है, वन से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर्स। और ए क्या है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो आपको मालूम है जब एक सेट में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कट जाएंगे, है ना। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी में जो जो एलिमेंट्स ए में भी वो भी कट जाएंगे। तो ए में सारे रियल नंबर्स हैं वो कट जाएंगे, बस कौन नहीं है यहाँ पर, इंटीजर्स नहीं है। तो आपको क्या ये रियलाइज हो रहा है कि बी माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारे इंटीजर्स जो वन से बड़े हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब so these are all the integers that are there in b minus। दिमाग लगाया मुझे बताएं अगर ये चीज समझ में आई, दिमाग लगाया मुझे बताएं अगर ये चीज समझ में आई। ट्रिकी तो है बेटा, अब लेवल बढ़ाना है तो फिर दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। एस एंड डब्ल्यू लिख दिया जाने एक बार अगर यहाँ तक समझ में आ गया। जिसको डाउट तो पूछ लो अभी। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेवल बढ़ गया आपका, जो मैं चाहता था वो अचीव हो गया। मैनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू वन आ गया आपको, ऑन टू और इन टू आ गया आपको, समझ में आ गया कि रेंज निकालना ही हमारा मेन मकसद है। देखो हमने डोमेन निकाला, डोमेन था ए, वो था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, और जो बी था वो था रेंज, जो कि आया हमारा वन से लेकर इन्फिनिटी, है ना। वन कैसा आया, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जीरो से लेकर वन है, अंडर रूट ऑफ जीरो से लेकर वन भी जीरो और वन के बीच में लाई करेगा। तो वन अपॉन जीरो करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वन अपॉन वन करोगे तो वन आ जाएगा। मतलब जो हमारा रेंज है वो वन से लेकर इन्फिनिटी है, वन नॉट इंक्लूडेड। अब बी में से अपने को क्या माइनस करना है, ए को। तो ए में कौन है, सारे रियल नंबर्स हैं, बस इंटीजर नहीं है। तो जब बी में से ए माइनस करोगे तो सारे रियल नंबर्स कट जाएंगे, बस इंटीजर्स रह जाएंगे। कौन कौन से इंटीजर रह जाएंगे, जो वन से बड़े हैं। कौन कौन से, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन आगे तक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10
स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है? 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तिल कहाँ तक? 11 तक का सम निकालना है। बोटा बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है? तो ये जो हमने ये कुछ किसी ने कुछ जवाब नहीं दे रहा, इतनी खामोशी क्यों है? तो हमें जो आंसर निकालना है वो क्या है? इट इज 2 + 3 + 4 अप टिल 11, है कि नहीं? तो आप तो क्या कर सकते हो, 11 तक का सम निकाल सकते हो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसमें से 1 माइनस कर दो। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। जाएगा 66 -1, दैट वुड कम आउट टू बी 65। दैट्स द आंसर दैट वी हैव। हाँ ज़्यादा ऑडियो यूज़ करके पूछ सकते हो आप मुझसे, पूछो। हेलो सर। हम्म सर इसमें 1 से लेके इन्फिनिटी में है बी, और ए सेट में है आर माइनस आई। तो सर आर में भी तो 1 से लेके इन्फिनिटी है कॉमन, तो आर के सारे माइनस नहीं हो जाएंगे? तो ये 2 3 4 कहाँ से आ गए सर? नहीं, बी, हमें जब बी माइनस ए निकालना है, ध्यान देखना जैद, अगर तुम्हें बी माइनस ए निकालना है तो बी में 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सारे रियल नंबर्स हैं, ध्यान देखना। यस ये सर। मैंने ये 1 है यहाँ पर, और ये इन्फिनिटी है, 1 नॉट इंक्लूडेड। इन्फिनिटी के बीच में सारी रियल नंबर्स हैं। अब इनमें से जो ए में है उनको हटाना है। ए में कौन है? ए में सारी रियल नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे हैं, उनको हटाना है। पर लेकिन कौन नहीं है? इंटीजर्स नहीं है। तो जब आप हटा रहे होगे तो सब हट रहे होंगे, बस कौन नहीं हट रहा होगा? 2 नहीं हटेगा, 3 नहीं हटेगा, 4 नहीं हटेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जहाँ कर रहे हो उसमें इंटीजर नहीं है ना। सर जब सेट का माइनस करते हैं तो सिर्फ कॉमन हट जाते हैं ना सर, तो आई रह जाएगा? हाँ, जो कॉमन है वो हट जाएगा, तो आई रह जाएगा। वही तो अच्छा ओके ये सर। आई तो रह गए, ये इंटीजर ही तो है। अच्छा ओके सर। ये इंटीजर ही तो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंटीजर ही तो है। हाँ सर, हाँ सर। है कि नहीं? चलो ओके, चलो। सो आई गेस जो ऑब्जेक्टिव था हमारा बहुत ही क्लियर हो गया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको डोमेन और रेंज के लेक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर्स कई लोग प्लेलिस्ट देख रहे हैं, कई लोगों ने पहले देख रखी थी, पर डोमेन और रेंज की एक प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा लेक्चर जो आपको देखना ही देखना है। सो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड देन वी एंडिंग। तो आपको डोमेन और रेंज का ही टास्क है, वो यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज निकाल के आपको मुझे बताना है। उसमें और कोई ट्विस्ट नहीं डालूंगा मैं, सिर्फ डोमेन और रेंज निकालना है आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। एक मिनट, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, है ना? सो फंक्शन है 1/e⁻, या एक काम करता हूँ, एक बार होल्ड करना, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देता हूँ। e⁻, एक मिनट, क्वेश्चन को ट्विस्ट दे रहा हूँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसे दिमाग लगा के करना है इसको। एक मिनट, सो इट्स e⁻, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन e⁻ x। दिमाग लगाना, मुश्किल नहीं है। मैं करूंगा तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो वो नहीं था, ऐसे ही करना था। लॉजिक को मत भूल जाना। मेंस लेवल में आप अभी सीबीएसई के अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, अपनी आरडी शर्मा खोलोगे, तो उसमें तो जनरली पॉलिनॉमियल फंक्शंस ही हैं। जो आपकी एकेडमिक्स है ना, वो तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस या साइन कॉस के ग्राफ के ऊपर कहीं पढ़ ही नहीं पाएगा। पर ऐसा होगा नहीं बाकी जगहों पे, कंपटीशन में, एनडीए जैसे बेसिक एग्जामिनेशंस में भी दे आस्क यू फंक्शंस जो कि ट्रिकी हैं, जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है, फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होता है। इसलिए ये सोच लेना कि भैया हमने तो वो कर लिया जो अपने एनसीईआरटी में, तो आप एकदम अधूरी नॉलेज लेके बैठे होगे। सो ध्रुव कह रहा है एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर 1। देखते हैं ध्रुव, देखते हैं ध्रुव। ये डोमेन बताया तुमने, डोमेन और रेंज दोनों बताने हैं ध्रुव, दोनों बताने हैं, दोनों बताने हैं।
और हर हर अब जैसे मैं क्लास तुमसे जो सीनियर बैच है उनके लिए भी फंक्शंस की जैसे क्विज ली थी मैंने, इनफैक्ट आपके ग्रुप पे मैंने फॉरवर्ड की थी। अगर आप रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट डालो देखोगे तो उसमें मैंने ऐड करते जा रहा हूँ। तो फिर आप अगर बैकलॉग बढ़ता जाएगा आपको, क्योंकि देखो मैंने बार बार कहा है आपके पास ऑनलाइन तो ऐसा है कि भाई जो चीज़ आपने डिसाइड कर ली कि भैया सर से पढ़ना है, तो फिर जो जो कंटेंट बताता है ना उसको तो देखना ही देखना है। क्योंकि जो मैंने पढ़ा रखा है और उस कंटेंट में से क्वेश्चन आ जाए और आपके नोट्स पे नहीं है, और तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा, है ना। बाद में मान लो जेई मेंस में जेई एडवांस में क्वेश्चन आ जाए जो मैंने पढ़ा है लेक्चर में उसी में से, और मैं बोलूँ चिल्ला चिल्ला के जो मैंने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ गया, तो आप बोलोगे ना अरे यार सर ने जो पढ़ाया था वो भी नहीं करके आया मैं, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। तो डोंट डू दैट। चलो स्टार्ट करते हैं। अमनदीप ने कहा है सर डोमेन जो है वो 0 से 1 है और रेंज जो है इन्फिनिटी से 1 है। इन्फिनिटी से 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि इन्फिनिटी लेफ्ट में कैसे हो सकता है, देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सोल्यूशन में। इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ध्यान देखिए 1 अपॉन, जानबूझ के लिख सकता हूँ इसको e अपॉन ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकता हूँ ना, जानबूझ के लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखना चाहता हूँ 1 अपॉन ई की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इससे ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 1 अपॉन ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कम से कम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या हो गई कि मैंने जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है वो अच्छी तरह कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने एक्सप्रेशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तुम में से कितने लोगों ने ये किया, एक बार बताना जरा, कितने लोगों ने तुम में से ये किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा मनदीप बोलते मैंने किया था सर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, कर लिया। अच्छा उसके बाद अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन सर यहाँ पे खतरा क्या है कि जो ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। एकदम से याद आएगा, अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। क्यों? अरे भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ याद होगा, ये रहा ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, चाहे पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो को तो कभी अप्रोच कर ही नहीं पाती, जीरो को पास पहुंचने की कोशिश करती है, जीरो तो कभी नहीं पहुंच पाती। अरे ई की कुछ भी पावर डालो वो जीरो तो कभी बन ही नहीं सकती। और वैसे भी यहाँ पर ई की कोई भी पावर नहीं डाल सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई की पावर सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है। सो एनीवेज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो तो खतरे की कोई बात नहीं है, इसलिए एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। तो जो हमारा डोमेन होगा वो ये होगा, दिस इज माय डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई खतरे की बात ही नहीं ना, खतरे की बात ही नहीं है। भूमिका आप बताओ, आपने 0 से 1 लिखा था। अमनदीप आपने बताया था 0 से लेकर 1। भाई कुछ भी डाल सकते हो ना एक्स की वैल्यू। तो डोमेन जो है वो 0 से 1 नहीं होगा, डोमेन जो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। सभी लोग मुझे कुछ भी डाउट तो पूछ लो, अभी ऑडियो यूज करके पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं, ऑडियो यूज करके पूछ लो। और अगर समझ में आ गया तो हम तो दे दो। अरे भाई खतरे की बात ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी जीरो नहीं हो सकता। आप मुझे बता दो ई की क्या पावर डालूं कि जीरो हो जाए, ई की क्या पावर डालूं कि जीरो हो जाए? तो तुम बोलोगे सर ई की पावर, मैं बताता हूँ, तुम तो नहीं सोच पाओगे। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डालो, क्योंकि 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो होगा। पर सर माइनस इन्फिनिटी को तो कंसिडर ही नहीं करते, तो दिमाग में क्यों लगा रहे हैं इस छोटी चीज को, हटाओ इसको। तो भैया डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब लास्ट रेंज, रेंज पे आते हैं। अब ध्यान देखना, तो ये डोमेन हो गया अपने पास। अब रेंज का डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ। रेंज, रेंज अपने पास है y विच इज 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन व्हाट इज दिस, ई की पावर। अब आपको मालूम है खतरा किसी चीज़ से नहीं है, खतरा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है खतरा किसी चीज़ से नहीं है, तो मतलब जो ई की पावर है, ई की जो पावर है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। मतलब ई की जो पावर है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है, 0, और मैक्सिमम पावर पॉसिबल क्या है, 1। मतलब y के जो एक्सट्रीम्स हैं, y के जो एक्सट्रीम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, y के एक्सट्रीम लिख रहा हूँ, एक्सट्रीम्स। y के जो एक्सट्रीम्स होंगे वो होंगे 1 अपॉन ई की पावर 0
और दूसरा एक्सट्रीम होगा 1/e⁻1, है कि नहीं, ये दो एक्सट्रीम्स होंगे इसके। 1/e⁻, e⁻0 क्या होता है 1, तो ये तो अपना 1 दे देगा, और ये क्या होगा 1/e, ऑब्वियसली 1/e छोटा होगा। फ्रॉम हियर हम क्या कह सकते हैं, y इज एन एलिमेंट ऑफ 1/e से लेकर 1। अब बात आती है कि क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट, तो फिर तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 1/e भी इंक्लूडेड नहीं होगा। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, देखो ना 0 इंक्लूडेड है यहाँ पर, तो 1/e⁻0 या 1 भी इंक्लूडेड होगा, तो आंसर होगा दिस 1/e से लेकर 1, 1/e नॉट इंक्लूडेड बट 1 इंक्लूडेड। इनफैक्ट तुम में से कुछ लोगों ने जवाब दिए थे पर उल्टे दे दिए थे। भूमिका ने भी जवाब दिया था 1 से लेकर 1/e, पर तुमने ब्रैकेट लगा दिया था। अरे बेटा 1/e, e की वैल्यू आपको मालूम है ना 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1.2 पॉइंट समथिंग छोटा होगा ना, तो 1/e से लेकर 1 होगा। एंड 1/e वुड नॉट बी, यहाँ पे ब्रैकेट्स का बहुत बहुत बड़ा खेल है। 1/e ओपन होगा और 1/e क्लोज्ड होगा, बहुत बड़ा रोल है बेटा, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमको। मैंने बोला ना रिलेशन फंक्शन जो है ऐसा चैप्टर है कि अगर आप मुझे बोलो तो मैं पढ़ाता जाऊं और तब भी खत्म ना हो पाए, क्योंकि क्या है ना इसमें अभी और भी बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपको शायद लगता होगा कि कैसे देखा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है, आई डू अ क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि फंक्शन में ये सब सोचना है अपने को। उसका रीज़न है ना, अभी कैलकुलस ही आपको पूरी तरह नहीं आता, आपको फंक्शन को एनालाइज करने के अभी सारे स्किल्स ही नहीं पता। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आता है, अच्छा सर ने बहुत बढ़िया किया यार, क्या किया है सर ने, आपको वो चीज़ दिखती है। पर वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ उसका रीज़न है कि धीरे 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 जब डिफरेंशियल कैलकुलस पे आएंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पे आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें बार बार हम लोग देखेंगे, तो अपने आप ही आपको रियलाइजेशन होगा कि ये चीज़ें तो बड़ी स्टैंडर्ड है। तो दैट विल बी माई एंड ऑफ सेशन। द नेक्स्ट सेशन वुड बी, जैसे मैंने कहा, दैट वुड बी ऑन संडे फ्रॉम 5 o'clock 5 PM। थोड़ा आगे पीछे अगर होगा तो बता दूंगा, नहीं तो 5 PM ही होगा। तो किसी ने मुझे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो आई गेस 5 PM संडे इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। द रीज़न बीइंग कि अब तो वैसे भी इट्स अ लॉकडाउन, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ माई सेशन में भी कहा था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सभी लोग बहुत ही टेक केयर करें। द स्प्रेड ऑफ कोरोना इस बार बहुत ज़्यादा मैसिव है, एंड जहाँ तक कोशिश हो स्टे इनसाइड योर हाउस। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जो नेक्स्ट 15 दिन है ना, अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में। ये समझो कि सर मैं तो सब पढ़ डालूंगा, आप तो मुझे बताओ क्या करना है, आगे की प्लेलिस्ट कंप्लीट करो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपके स्कूल में हो रहा है उसको कंप्लीट करो, जो भी है, डोंट वेट फॉर मी टू कम टू दैट चैप्टर, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट देम फ्रॉम, तो आप उनको कंप्लीट करो, है ना। अपने आप को झोंक दो अगले 15 दिन तक। ठीक है पीक पे है ना कोरोना, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, अपने दोस्तों से बात, मतलब बात तो कर सकता हूँ कॉल पे, पर मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, बस पढ़ाई करूंगा। एक बार 15 दिन करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम योर मोबाइल एंड ऑल, दैट्स अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑल्सो एंड स्ट्रिक्ट सजेशन ऑल्सो। अगर ये नहीं करोगे ना तो आप देखोगे जितने डिस्ट्रैक्शन हैं अभी, विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, आपके समय खत्म होते जाएगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। ठीक है भूमिका, मैं इनफैक्ट जल्दी रैप अप कर दूंगा, डोंट वरी। मैं इतनी लेट क्लास नहीं रखूंगा, मैं जल्दी रैप अप कर दूंगा 10 तक, डोंट वरी। ठीक है ना। अब वैसे मैंने संडे की क्लास जो है वो 5 बजे से रखी है। ओके चलो, ओके देन, बाय टू ऑल ऑफ यू। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग आउट हियर, यू मे एंड द सेशन। कुछ कहना है तो यू कैन वेट, या फिर इफ यू विश टू गो यू मे लीव द सेशन एंड गो। बाय, गुड नाइट।